हेलो। लास्ट डे टाइम रिस्पॉन्स का जो भी इक्वेशन दिए थे वो देखे थे क्या कोई? किसी का रिस्पॉन्स नहीं है। नहीं देखे हो तो समझ में नहीं आएगा आज भी। So last day after equating the equations for second order system, आउटपुट रिस्पॉन्स का जो इक्वेशन आया था फाइनल इक्वेशन दैट इज सी ऑफ टी इक्वल्स टू 1 माइनस e to the power minus zeta into omega n into t divided by root over 1 minus zeta square into sine omega n into 1 root over 1 minus zeta square plus cos inverse zeta। जो फाइनल इक्वेशन थी ये इक्वेशन था। नाउ केस वन, लास्ट ही बताए थे जो फाइनल इक्वेशन आया है वहां से चार केस स्टडी करना है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जीटा, और जिसको हम लोग डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं। डैम्पिंग रेशियो पे डिपेंड करके चार केस को स्टडी करना है। फर्स्ट केस व्हेन जीटा इक्वल्स टू जीरो। सो अगर जो फाइनल आउटपुट इक्वेशन है और आउटपुट रिस्पॉन्स है वहां अगर जीटा इक्वल्स टू हम लोग जीरो पुट करते हैं जिसको हम लोग अनडैम्प्ड सिस्टम कहेंगे और सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन सिस्टम कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस अगर किसी भी सिस्टम में जो डैम्पिंग रेशियो है उसका वैल्यू अगर जीरो आती है तो आउटपुट क्या होगा? 1 माइनस कॉस ओमेगा एन इंटू टी। जीटा का वैल्यू जो फाइनल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन वहां बस सिंपली जीटा इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो। तो दैट इज जीटा इक्वल्स टू अगर जीरो पुट करते हैं और डैम्पिंग रेशियो इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी दैट इज 1 माइनस साइन ओमेगा एन इंटू टी प्लस पाई बाई टू। ओके, सो वी कैन राइट सी ऑफ टी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। एक बार जीटा इक्वल्स टू जीरो जो फाइनल आउटपुट इक्वेशन है वहां पे पुट करके देखो। देन अगर हम लोग देखें टाइम के रिस्पेक्ट में जो आउटपुट रिस्पॉन्स है उसको अगर चेक करते हैं, सो व्हेन टी इक्वल्स टू जीरो देन आउटपुट इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो, क्योंकि कॉस ओमेगा एन इंटू टी है, टी इक्वल्स टू जीरो, सो 1 माइनस 1 आएगी, आउटपुट विल बी जीरो। सो एट टाइम इक्वल्स टू जीरो देन output response equals to 0 for undamped situation. Now when t equals to pi by 2, then the value of c of t or output response will be 1. When t equals to pi, then the value of ct equals to 2. So जो output response है अगर हम लोग different फिर pi by 3 लेकर भी वैल्यू चेक करेंगे तो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्स होगा स्टेडी स्टेट जो वैल्यू आएगी वो 0 to 2 के बीच ही सस्टेन करेगी। ठीक है, नाउ सो द आउटपुट रिस्पॉन्स एट जीटा इक्वल्स टू 0 इज सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन। जो टर्म जो आउटपुट रिस्पॉन्स है हम लोग देख ही पा रहे हैं कि दैट इज 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। कॉस टर्म जहां पे भी रहती है दैट इज ऑक्सीलेशन कंटिन्यूअसली होते रहता है, तो इसलिए दैट इज सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। और अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन एंड स्टेडी स्टेट वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 2। जितना भी टी का वैल्यू इंक्रीज करेगी जो वैल्यू है अल्टीमेट आउटपुट रिस्पॉन्स का वो 0 to 2 के बीच में ही लाई करेगी, उससे ज्यादा भी नहीं होगा उससे कम भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड टर्म व्हेन जीटा इक्वल्स टू 0 देन we can say natural frequency equals to damping frequency। natural frequency जब भी जीटा का और damping ratio का वैल्यू 0 आएगा then natural frequency and damping frequency will be 1। so the roots will be जो second order equation का roots था which is minus zeta into omega n plus minus j into omega n root over 1 minus zeta square। ये जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का हम लोग रूट्स निकाले थे तब देखे थे क्या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था। ठीक है, अब अगर जीटा इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं तो पोल क्या होगा? इमेजिनरी पोल होगा देन और कॉम्प्लेक्स पोल। देन अब अगर स्टेडी स्टेट एरर चेक करते हैं हम लोग,
steady state error means E of t equals to R of t minus C of t, the difference between input and output. ठीक है. So for step input RT equals to 1, so the steady state the error will be cos omega nt, and steady state error lies between -1 to 1. ठीक है. सो पोल लोकेशन अगर देखेंगे, पोल हम लोग देखे ही हैं, पोल का वैल्यू यहाँ निकाले थे जब. सो पोल विल बी इन इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर इसका पोल है. सो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा. जनरली टाइम रिस्पॉन्स या फिर हम लोग कंट्रोल सिस्टम में चेक क्या करते हैं, टाइम रिस्पॉन्स के थ्रू स्टेबिलिटी ही चेक करते हैं. तो अगर डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू पे पूरी सिस्टम का स्टेबिलिटी डिपेंड करती है. नेक्स्ट आते हैं केस 2 विच इज अनडैम्प्ड, सॉरी अंडरडैम्प्ड case. When damping ratio is zeta increases from 0, then damp frequency get progressively reduced so that poles are complex conjugate with negative real parts. अब zeta का जो वैल्यू है वो 0 से इंक्रीज करना स्टार्ट किया है. वैल्यू तो zeta का वैल्यू एक रेंज में रहेगी, 0 से ज्यादा होगा बट 1 से कम होगा. पर जब भी वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगी तो वो क्रिटिकली डैम्पिंग जोन में चला जाएगा. जब भी जीटा का वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा होती है, इस रेंज को हम लोग डैम्प्ड कंडीशन बोलते हैं. व्हेन डैम्पिंग रेशियो इंक्रीजेस फ्रॉम 0, देन अंडर डैम्प सिचुएशन विल बी अराइज इन any system. So the time response for zeta greater than 0 and less than 1 will be, जो आउटपुट इक्वेशन आएगी वो जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है सेम ही है, बट जो वैल्यू है द रिस्पॉन्स इज ऑक्सिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, but amplitude is decreasing due to exponential term. This type of response is known as underdamped response. ठीक है. सो जो रिस्पॉन्स है अगर हम लोग इसको देखेंगे उसका आउटपुट रिस्पॉन्स, तो फर्स्ट कुछ कंडीशन यहाँ पे एक्चुअली हम लोग जो सिस्टम जब भी कंट्रोल सिस्टम स्टडी करते हैं तो अंडर डैम सिचुएशन में ही करते हैं. ठीक है. इसका फर्स्ट कुछ सेकेंड होगा ट्रांजिएंट सिचुएशन, मीन्स जहाँ पे जो सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली अनस्टेबल जोन में रहेगा और स्टेबल होने की तरफ आगे जाएगी. आफ्टर ट्रांजिएंट सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि स्टेबिलिटी अराइज हो गया है. तो फर्स्ट जो कंडीशन में सिस्टम अनस्टेबल होती है तो उसको हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं. उसके बाद तो सस्टेंड स्टेबिलिटी आ जाती है. The response is oscillating with frequency omega d, but amplitude is decreasing due to exponential term. This type of response is known as underdamped. Now poles अगर देखेंगे तो इसका भी poles complex conjugate है. ठीक है. सो पोल लोकेशन अगर देखेंगे तो रियल एक्सिस में भी है और इमेजिनरी एक्सिस में भी इसका पोल प्रेजेंट है. एरर भी अगर चेक करते हैं तो एरर विल बी e to the power minus zeta into omega nt divided by root over 1 minus zeta square sin into omega d into t plus phi. Now steady state error is 0. ये भी marginally stable system है. ठीक है. under damped system. Now critically damped. Third case is when zeta equals to 1, means critically damped case. The time response at zeta equals to 1 will be, इसको लिमिट के थ्रू सॉल्व किया गया है. ठीक है. डायरेक्टली 1 पुट करोगे तो नहीं आएगा इक्वेशन. ठीक है. 1 माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी. दैट्स वाई इसको लिमिट के थ्रू सॉल्व किया गया है. सो अल्टीमेट लिमिट से सॉल्व करने के बाद जो आउटपुट आएगी दैट इज सी ऑफ टी इक्वल्स टू 1 माइनस e to the power minus omega nt minus omega n into e to the power minus zeta omega nt.
ठीक है। यहाँ पे जो e टू द पावर ओमेगा एन टी है, यहाँ पे एक जीटा होगा, ठीक है। जो उसके प्रीवियस वाला लाइन है वहां पे देखो e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी है, यहाँ पे जीटा छूट गया है, दे लेना, ठीक है। सो दोनों अगर इक्वेशन आउटपुट रिस्पॉन्स देखेंगे क्रिटिकली डैम्प का, तो जो टाइम कांस्टेंट है वो टाइम कांस्टेंट दोनों का सेम ही है, ओमेगा जीटा इंटू ओमेगा एन इंटू t. So the output term consists of two exponential term with same time constant, which is t equals to 1 by zeta into omega n. So at t equals to 0, the output equals to 0, and when t equals to infinite, then at the steady state condition में जो value आएगी, that will be 1. क्रिटिकली डैम्प सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम होता है, बट जनरली ये प्रेजेंट नहीं होता है इतना स्टेबल सिस्टम। हम लोग जनरली प्रैक्टिकली इसका प्रेजेंट नहीं है। हम लोग अगर फैन भी एक सिस्टम है जिसको हम लोग स्विच के थ्रू ऑन करते हैं, इसको भी अगर देखें हैं फर्स्ट कुछ सेकेंड जो है फैन का भी अनस्टेबल होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर किसी भी सिस्टम का देख लेना, जब भी हम लोग ऑन करते हैं तो कंटिन्यूअसली वो स्टार्ट करते के साथ ही स्टेबल कंडीशन में नहीं पहुंच जाती है, फर्स्ट कुछ सेकेंड उसका अनस्टेबल या फिर ट्रांजिएंट कंडीशन होता है, देन आफ्टर सम टाइम इट रनिंग इन स्टेबल। सो यहाँ पे जो क्रिटिकली डैम सिस्टम है ये प्रैक्टिकली जनरली बहुत अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एकदम एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम होता है, बट प्रैक्टिकली इसका कहीं भी कोई सिस्टम क्रिटिकली डैम नहीं होता है, प्रैक्टिकल प्रेजेंट इसका बहुत कम है। सो इसका अगर पोल देखेंगे दैट इज S1 S2 माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे इंटू ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर और जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस जे इंटू ओमेगा डी। सो एट जीटा इक्वल्स टू 1 जो फाइनल पोल आएगा वो रियल है, दैट इज S1 S2 equals to minus omega n. So for zeta equals to 1, the oscillation in output response are just disappeared. एकदम देखो जो सिस्टम है क्रिटिकली डैम्प्ड का उसमें ऑक्सिलेशन होता ही नहीं है। फर्स्ट अगर हम लोग अंडर डैम्प्ड और अनडैम्प्ड कंडीशन देखेंगे तो इसमें तो कंटिन्यूअसली ऑक्सिलेट होते जा रही थी, कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सिलेशन बंद किया है, बट एक फ्रीक्वेंसी के साथ कंटिन्यूअसली ऑक्सिलेट हो रहा था, इसलिए इसको हम लोग मार्जिनली स्टेबल बोल रहे थे, ठीक है। हम अंडर केस, ठीक है, तो ये भी एक टाइम के बाद कुछ सेकंड के बाद ये भी स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच जाती है और स्टेबल कंडीशन में। देन जो क्रिटिकली डैम्प है ये पहले से ही स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है, और स्टेडी स्टेट वैल्यू इसका जल्दी से अराइज हो जाता है, दैट इज जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है इसका 1। सो एरर इज गिवन बाय ई ऑफ टी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा एन टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। सो स्टेडी स्टेट एरर अगर इसका भी चेक करेंगे तो 0 आएगी, ठीक है। Now case 4, overdamped which is zeta greater than 1, जब zeta का वैल्यू greater than 1 होगा, then the time response is given by, एकदम जो पहला हम लोग स्टार्ट किए थे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का उस इक्वेशन से सॉल्व करना है। डायरेक्टली सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन जो हम लोग को मिली थी वहां से सॉल्व करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसी वजह से डायरेक्टली वहां से सॉल्व करने के बाद एक बार इक्वेशंस देख लेना। सो अल्टीमेट जो इक्वेशन हम लोग को मिलेगी सी ऑफ टी इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 into e to the power minus t1 into t divided by s1 minus e to the power minus t2 into t divided by s2। अब यहाँ पे t1 और t2 दोनों का वैल्यू लिखा हुआ है जो टाइम कांस्टेंट है सिस्टम का, दैट इज t1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई जीटा प्लस जीटा रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन and t2 equals to 1 divided by zeta minus root over zeta square minus 1 into omega n, and s1 और s2
ठीक है, उसका भी वैल्यू लिखा हुआ है S1 इक्वल्स टू जीटा प्लस रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन एंड S2 इक्वल्स टू जीटा माइनस रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन। ये इक्वेशन एक बार देखो, लास्ट डे जो नोट्स दिए हैं वहीं पे है, एक बार चेक करके मुझे बताओ कहीं पे अगर समझ में नहीं आया हो तो। टाइम रिस्पॉन्स में बस इक्वेशन ही है। ओके okay. अब अगर दोनों जो टाइम कांस्टेंट निकला है T1 और T2 के वैल्यू को अगर सही से चेक करोगे तो देखना T1 इज स्मॉलर देन T2। T1 टाइम कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो T2 से कम है। अब अगर हम लोग देखे थे फर्स्ट, जब हम लोग सेकेंड टाइम रिस्पॉन्स जिस दिन पढ़ा रहे थे उसी दिन बताए थे, टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा सिस्टम उतना फास्ट होगा और सिस्टम का स्पीड उतना अच्छा होगा। ठीक है, सो यहाँ T1 इज स्मॉलर देन T2। इक्वेशन जो T1 और T2 का निकला है उसको अगर चेक करोगे तो देखना T1 का वैल्यू T2 से कम है, मीन्स T1 की वजह से सिस्टम का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, वही T2 के वजह से सिस्टम का जो स्पीड है वो घट जाता है क्योंकि T2 का वैल्यू ज्यादा है। सो अगर T1 is smaller than T2, that means the first term of the system is faster, and for second exponential the system response is slower. So overall response is slow and the higher constant, that is T2, is more dominant. जो overall system T2 का वैल्यू ज्यादा है तो T2 ज्यादा डोमिनेट करेगा, जो इक्वेशन है वो T2 उसको ज्यादा डोमिनेट करेगा, इसके वजह से जो सिस्टम है पूरा स्लो हो जाती है। ठीक है, ओवरऑल सिस्टम का अगर स्पीड देखेंगे तो दैट विल बी स्लो। सो द नेग्लेक्टिंग टर्म, जो टर्म है दैट इज, अब अगर ऑब्जर्व करेंगे पूरे सिस्टम्स को और जो इक्वेशन मिला है उसको, तो एट ओमेगा एट टी इक्वल्स टू 0 सी टी विल बी 0 एंड एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट सी टी इक्वल्स टू 1। सो एरर जो है वो दिया हुआ है, स्टेडी स्टेट एरर विल बी 0 एंड जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, यहाँ पे स्टेडी स्टेट वैल्यू हम लोग निकाले हैं जो t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पुट किए हैं। जो आउटपुट वैल्यू है, रिस्पॉन्स है, वो 0 टू 1 के बीच में लाई करेगी और जो ओवरऑल सिस्टम होगा दैट विल बी स्लो। As both the poles are lie on the left side, this system is absolutely stable. इसका भी अगर पोल लोकेशन देखेंगे तो ये भी जो एस प्लेन है उसके लेफ्ट साइड में लाई करेगी, तो इसलिए इसको भी हम लोग एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम बताएंगे। जब भी पोल लोकेशन बताए थे तब पढ़ाते वक्त बताए थे कि जब भी कोई भी पोल लेफ्ट साइड में होगा तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, और जब भी वो राइट साइड में चली जाएगी तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगी। बट जितना भी केस जो जीटा का 4 वैल्यू देखकर हम लोग जो केस स्टडी किए हैं, सब में जो पोल का वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में ही लाई कर रही थी, तो हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम स्टेबल है। और फर्स्ट केस में था जब जीटा इक्वल्स टू 0, तब जो पोल का लोकेशन था दैट इज ऑन इमेजिनरी
एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस में अगर होती है तो दैट विल बी मार्जिनल स्टेबल। ठीक है, बाकी नेचुरल। ম্যাম এই হ্যাঁ, পিডিএফটা আপনি শেয়ার করেছেন? না এটা শেয়ার করিনি, এটা নেক্সট ডে শেয়ার করব, ঠিক আছে। না ম্যাম, আপনার স্ক্রিনটা না আমরা ল্যাপটপে দেখছি বড্ড ছোট দেখাচ্ছে। যদি শেয়ার করে দিতেন আমরা ফোন থেকে নোটস দেখতাম। তো শেয়ার করা আছে তোমাদের, এই পিডিএফটা? এই লাস্ট পিডিএফটা শেয়ার করা নেই, বাট আপাতত যে দুটো পিডিএফ পাঠিয়েছি দুটোই শেয়ার করা আছে তোমাদের সাথে, দেখো। ওকে এটার এই পিডিএফটার তো একটা পেজই, ফার্স্ট পেজটা পড়ালাম, বাকি যে দুটো পিডিএফ আছে সেটা দুটোই শেয়ার করা আছে গ্রুপে। ইয়েস ম্যাম। ओके, आज के थाकुक, आज यहीं तक रहते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। ম্যাম, बोलो। ম্যাম কাল না ল্যাব আছে আর ক্লাসও আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল এবার মেরো ক্লাস। কাল আমাদের ল্যাবটা তো 3টে থেকে আছে আর ক্লাস আছে 2:10 থেকে। এবার আপনি ল্যাব মানে ক্লাসটা কি সকালে নিতে পারবেন? তাহলে ল্যাবটা 2:10 থেকে যদি নিয়ে নেন। না, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার হচ্ছে কি, এখন ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস স্টার্ট হয়ে গেছে, আজকেও যেমন ও ক্লাস ছিল ফার্স্ট ইয়ারের, আমার মাথাতেই ছিল না, তোমাদেরকে সময় দিয়ে দিয়েছিলাম, ঠিক ও আছে। তো এই আচ্ছা জন্য অসুবিধা আছে, আরো ক্লাস ফার্স্ট ইয়াররাও অ্যাড হয়ে গেছে না এখন, আচ্ছা। তো এই জন্য করা যাচ্ছে না। কালকে আছে, যদি পসিবল হয় তাহলে আমি জানিয়ে দেবো তোমায়, ঠিক আছে। আচ্ছা ম্যাম, যদি মানে পসিবল হয় তাহলে আমাদের 10টা থেকে ফাঁকা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ম্যাম, ঠিক ঠিক। আছে। হুম, আচ্ছা।